नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा, स्थानीय संपादक, हिंदुस्तान वाराणसी। हिंदुस्तान के ई संवाद की इस दूसरी कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कोरोना के इस कठिन काल में सेहत, रोजगार, अर्थव्यवस्था और ऐसी तमाम चीजों को लेकर बहुत सारी चिंताएं खड़ी हो गई हैं। इन चिंताओं में एक बड़ी चिंता शिक्षा दीक्षा को लेकर भी है। सब बड़ी तेजी से बदल रहा है या बदलने की जरूरत महसूस की जा रही है। आपदा के इस काल में शिक्षा के इन सवालों पर आज हम बात करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से शिक्षा दीक्षा से जुड़े ऐसे जानकारों से जिनका लंबा अनुभव रहा है और जो इस मुश्किल से निकलने में हमारी मदद कर सकते हैं, इसकी राह सुझा सकते हैं। आज हमारा विषय है कोरोना काल में नए शिक्षा सत्र की चुनौतियां। आइए मैं आज के अतिथियों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे पहले अतिथि हैं जस्टिस गिरधर मालवीय। जस्टिस गिरधर मालवीय कुलाधिपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रहे। आपने गंगा के लिए काम किया है, उसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी, उसके आप अध्यक्ष रहे और अपनी सिफारिशें दी। आप गंगा को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं, उससे आपका भावनात्मक लगाव है। आप गंभीर मसलों पर अपनी बेबाक राय देने के लिए भी जाने जाते हैं। हमारे दूसरे अतिथि हैं प्रोफेसर पंजाब सिंह। प्रोफेसर सिंह रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलाधिपति हैं। आप बीएचयू के कुलपति रहे। मैं अगले अतिथि का परिचय दूं आपको, प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी। प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और बनारस से आपका खास लगाव है। हमारे अगले अतिथि हैं एक युवा आईपीएस श्री हरि नारायणाचारी मिश्रा। श्री मिश्रा बनारस से ही पढ़े, बीएचयू से पढ़े और आप युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। आप नवाचार के लिए जाने जाते हैं। एक सफल पुलिस अफसर होने के साथ ही आप गहरी संवेदनशीलता के लिए भी आप जाने जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है। जब मैं आपकी बारी आएगी तो और विस्तृत सभी अतिथियों का परिचय दूंगा, अभी मैं एट अ ग्लांस बता रहा हूं। और हमारे कहता हूं कि इस बीच हम एक युवा पुलिस अधिकारी को सुने। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हरि नारायणाचारी मिश्र जी को। हरि नारायणाचारी मिश्र जी, बहुत आपका स्वागत है। मैं आपके बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं अपने सभी दर्शक उन्हें अच्छा लगेगा कि एक पुलिस अधिकारी, आप बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बावजूद आपने आपका बड़ा यश है। आपने कई नवाचार किए हैं। मुझे पता चला कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपने एक क्विज को लेकर के एक समूह बनाया था छात्रों का, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और उस समूह ने उस छोटे से स्थान से जहां से आप आते हैं वहां एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि बहुत सारे बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास करने लगे और एक प्रेरणा बने आप। और आपने नवाचार किया है पुलिसिंग में भी। आपने इंदौर में ट्रैफिक को लेकर के, वहां हमने अखबारों में पढ़ा और सुना कि वहां आपने ट्रैफिक में रोबोट का इस्तेमाल किया। और आप आज भी बहुत सुलभ रहते हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां करते हैं देश भर में बच्चे, वो आपसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा विषय है, इस पे आप कुछ नया इंसाइट, कुछ नई राय आपकी हम सब लोगों के लिए बड़ी लाभकारी होगी। आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस बड़े ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में बुलाने के लिए। दूसरा, चूंकि एक विद्यार्थी के नाते इस क्षेत्र से और आप जहाँ पे हैं वहाँ पे विश्वविद्यालय से भी जुड़ने का काफ़ी नज़दीक से रहने का मौका मिला है, इसलिए काफ़ी रोचक विषय भी है। जहाँ तक वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों में कई चीज़ें बदली हैं। जैसे कि मैं अभी शुरुआत करूं तो अभी हम लोग क्या है, यहाँ पे एक घटना हो गई थी, हम लोगों ने महसूस किया जब लॉकडाउन के बाद में। मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में एक घटना हो गई थी, यहाँ पे एक बैंक में एक लूटपाट की घटना हो गई थी। हम लोगों ने महसूस किया कि पुलिसिंग पुराने तरीके से बड़ी मुश्किल है। जिन चीज़ों के लिए हम लोग रोकते थे, यानी कि व्यक्ति अगर कोई पहले मास्क लगा के जाता था, पुलिस उससे रोकती थी, उसकी चेकिंग करती थी, संदिग्ध मानती थी। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में अब मास्क
पहनना अनिवार्य है और किसी व्यक्ति का आप चेहरा नहीं देखेंगे और उन परिस्थितियों में आपको रिजल्ट देना है। यानी कि बदली हुई परिस्थितियों में न सिर्फ अर्थव्यवस्था बदली है, न सिर्फ समाज बदला है, बल्कि सारा चीज बदला है। उसमें पुलिसिंग पूरी तरह से बदल गई है, पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई है। आप खेलने के मैदान से लेकर के और सामाजिक व्यवस्था तक, आर्थिक व्यवस्था तक देखें, सारी चीजें लगभग बदल गई हैं। तो इस वातावरण में शिक्षा का परिवेश भी बदला है और शायद सबसे ज्यादा अगर गहनता से कोई चीज प्रभावित हुई है तो वह चीज शिक्षा है। अगर हम देखेंगे तो बीच में देश में कई जगह इसको लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कई जगहों पे इसको लेकर के असंतोष भी कोई मुद्दे पे है, लेकिन हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमको शिक्षा व्यवस्था को भी ढालना होगा। वही देश, वही समाज, वही परिवेश हमेशा चिरस्थायी होता है जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल पाए। हम जानते हैं कि डायनासोर जैसे प्राणी, जो कि उस समय के सबसे बड़े प्राणी हुआ करते थे, परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढाले गए तो विलुप्त हो गए। अब हम वर्तमान परिस्थितियां जो भी हो, जैसी भी हो, अपरिहार्य हो गई हैं और इसमें शिक्षा व्यवस्था को भी हमें देखना होगा। ये सही है कि ऑनलाइन प्रणाली से दिक्कत है, ऑनलाइन प्रणाली की परीक्षा प्रणाली हो, चाहे ऑनलाइन पद्धति हो, इस सब में समस्याएं हैं, लेकिन हमें इन चीजों का विकल्प विकसित करना होगा। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये सही है, हमारे पास अभी कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटीज के पास इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि हम सभी का इस तरह से ऑनलाइन एग्जाम ले सकें। ऑनलाइन एजुकेशन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट के रूप में मैं देखूं, मैं पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, एक स्टूडेंट के रूप में अगर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो और इस वर्तमान परिवेश को बेहतर बना सकती हैं और स्टूडेंट्स की सुविधा को बेहतर कर सकती हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेज के अलावा मुझे लगता है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स की चूंकि आज का मुद्दा जो है मुख्य तौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है और शिक्षा व्यवस्था को कैसे करें, तो मुझे लगता है कि हर शिक्षक का एक जैसे यूट्यूब चैनल कर सकते हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं उस पर अपलोड कर सकते हैं, ताकि जरूरी नहीं कि ऑनलाइन की व्यवस्था, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई बार जो ग्रामीण क्षेत्रों में है अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं, नेटवर्क आने पर देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज में हो सकता है उनकी सुलभता ना हो या हर जगह ब्रॉडबैंड है, उस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम टीचर से जो क्लासरूम जो मटेरियल्स हैं, जो पढ़ाने की हैं, वो चीज़ें उपलब्ध कराएं। वेबसाइट पे जो बोल रहे हैं उसका एक शब्दानुवाद हम उनकी वेबसाइट पे डाल सकते हैं और इसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, मुख्य तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, लगातार कॉलेज की एक परिधि से उससे जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ मटेरियल के बारे में मुझे एक लगता है कि एज में दूसरे पक्ष से सोचूं, यानी कि यूनिवर्सिटी से हटकर मैं दूसरे छोर पर जाकर सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन के अलावा, ऑनलाइन क्या है कि हमारे देश में पश्चिमी देशों में बहुत है, यहाँ भी बड़ी यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन अगर हम पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर करें तो अभी भी जो बहुत ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या ग्रामीण परिवेश के जो उच्च शिक्षा के ही स्टूडेंट्स हैं, वो नेटवर्क की सुविधा के हिसाब से या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो सुलभता नहीं है। तो जो ऑफलाइन मटेरियल है वो भी उपलब्ध करना चाहिए यूनिवर्सिटी, उसका शुल्क लेकर के ऑफलाइन मटेरियल यानी कि पेन ड्राइव में, सीडी में, हार्ड ड्राइव में वो एक सेंटर पे कर सकती है कि इतने सारे क्लासेज हैं, इन क्लासेज के ये मटेरियल्स हैं और कोई व्यक्ति उसको शुल्क देकर के ले सकता है। तो उसमें ऑनलाइन और जो नेटवर्क के कारण जो पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है वो भी दूर हो जाएगी और व्यक्ति बड़ी बेबाकी के साथ, बड़े ही आसानी के साथ वो उस चीज को जब चाहे अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकता है। बल्कि मेरा तो कहना है कि जो हम क्लासेज लेते हैं, टीचर्स के ऑडियो क्लिप, ऑडियो जो लेक्चर दे रहे हैं उसका ऑडियो वर्जन भी जारी करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट कहीं जा रहा है या फिर उसके पास मोबाइल ही हो सकता है उसके पास बड़ा लैपटॉप ना हो, तो उसमें भी उस लेक्चर को, उस चीजों को सुन सकता है, ताकि बराबर उन चीजों को हम अपडेट कर सकते हैं, समय का उपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षा प्रणाली चूंकि वर्तमान में सारी परिस्थितियां बदली हैं, चुनौतियां हमारे सामने दूसरे रूप में आई हैं, इन परिस्थितियों को अनुरूप हमको ढालना होगा। ये जरूर है कि हमें लगेगा कई चीजें अटपटी लगेंगी, कई चीजें हमें चैलेंज के रूप में लगेंगी, लेकिन इनका विकल्प हमें ढूंढना होगा। हम इसको इग्नोर करके या परिस्थितियों से मुंह चुरा करके हम नहीं कर सकते। एग्जाम्स की बात है, एग्जाम्स के लिए भी हमें सोचना होगा कि एग्जाम एक बड़ी चुनौती है। देश भर में कई यूनिवर्सिटीज में ज्ञापन और कई जगह प्रदर्शन भी चल रहे हैं, ऑनलाइन उसका विरोध आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्स भी होने चाहिए। एग्जाम्स इसलिए होना चाहिए कि एग्जाम्स में हमारे यहाँ पूर्व से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, उसमें एक निश्चित दूरी पे ही बिठाया जाता है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स आए अपने उन चीज़ों को रखें, लिखें और उन चीज़ों का जरूर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए हम उन चीज़ों को फॉलो करें। ये एक शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो
अभी पंजाब सिंह सर जो बोल रहे थे, जैसे कि उन्होंने कई मुद्दों में बताया कि समस्याएं हर क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर पे समस्याएं हर क्षेत्र में है, लेकिन चूंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा युवा जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, और इन युवाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है 30 वर्ष से कम का है। यानी कि 30 वर्ष से कम के जो युवा हैं उनका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि वो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, पढ़ाई से जुड़ा है, तकनीक से जुड़ा है। तो इसलिए इस चीज का जो आपने जो टॉपिक उठाया है, इसका सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ेगा, और इसका समाधान भी युवाओं के पास है, समाधान भी तकनीक में है। तकनीक का निश्चित तौर पे पिछले 10 वर्षों में जो प्रसार हुआ है वो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है, या जो भी परिवर्तन हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं। तो इस कारण से इन चीजों का असर युवाओं पर काफी पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेज के अनुरूप हमको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, ऑफलाइन क्लासेज से संबंधित जो बातें चर्चा हुई उन चीजों को हमें विकसित करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, और साथ साथ जो एग्जाम्स के लिए जो हमारी तैयारियां हैं उनको भी बेहतर करना होगा। और स्टूडेंट्स को भी अपने को उसके अनुरूप ढालना होगा कि अगर हमें एग्जाम देना है, अगर कोई यूनिवर्सिटी सक्षम है तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए ताकि वो सही रूप से हो। और अगर बेहतर ये होगा कि एग्जाम्स रूम क्लासेज में ही हो, पर्याप्त डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हो, और मुझे लगता है कि उसमें भी कोई व्यवधान नहीं है। बहरहाल हमारे जो युवा हैं निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि चुनौती के लिए तैयार हैं। इक्का दुक्का अगर प्रदर्शनों को छोड़ दें या विरोध के फोरों को छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि हर निर्णय में कोई ना कोई असहमत होता है, हर निर्णय में कहीं ना कहीं कोई विरोध करता है। इसलिए इस बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को ढालते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें कही। बड़ी अच्छी बात आई कि ऑनलाइन के साथ ही हमें ऑफलाइन मटेरियल भी जनरेट करना चाहिए। ये एक अच्छा विचार है, मुझे लगता है कि इस पे आगे बढ़ा जाए तो जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहां हम कनेक्टिविटी हमारी नहीं है। इस बीच हमारे पास दर्शकों के बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग एक अंतिम सत्र में जाएं। कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे पास, जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं। एक सवाल डीआईजी हरिनारायण आचार्य जी के लिए है। मैं चाहता हूं कि हरिनारायण जी इसका जवाब दें। एक दर्शक ने पूछा है कि क्या बच्चों में जो एक उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात स्कूल में जाने से होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ बैठ के होती है, तो क्या वो हो पाएगा? ये सवाल आपसे टारगेटेड था। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय। जी हाँ, ये बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। एक हम कहें तो शिक्षा व्यवस्था जो है सिर्फ वो पढ़ाई की बात नहीं है। शिक्षा व्यवस्था एक संपूर्ण विकास की व्यवस्था है। इसमें बच्चा जब स्कूल में जाता है तो न सिर्फ वो शिक्षा पढ़ता है, बल्कि वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज भी सीखता है, वहाँ लोक व्यवहार भी सीखता है, वहाँ पे खेल के गुर भी सीखता है, तो बहुत सारी चीजें सीखता है। और अब देखेंगे प्राचीन काल से ही इसीलिए बच्चों को हमेशा स्कूल भेजा जाता था, न कि सिर्फ न घर पर रखा जाता था। लिखा गया है बहुत पहले कि गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो बहुत सक्षम थे, चाहते तो पूरे स्कूल और बड़े बड़े लोगों को घर बुलवा सकते थे, इसलिए उन्होंने गुरुकुल में भेजा। और कोई उसमें सभी तरह के समाज के हर तबके के लोग होते थे और वो साथ में शिक्षा लेते थे, क्योंकि उनका एक सर्वांगीण विकास होता था। और जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं कहूंगा कि इसका भी अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो ये इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से ला सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, यूरोप में 16वीं शताब्दी में जब प्लेग फैला था, उस दौरान में हम जानते हैं कि उस दौरान न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के नियम थे उसने लॉकडाउन के दौरान ढूंढा था। और उसके पहले गैलीलियो ने जब खोज की थी, आप देखेंगे जब पलटेंगे, उस समय भी प्लेग जब फैला था, जब लोग अकेले एक जगह रहते थे, लोग इस तरह से अलग अलग, जो क्वारंटाइन जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग रहने लगे थे। उस स्थिति में जब लोग, उसमें हमारे पास वक्त होता है, हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और इसमें कई नई बातें आती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम लेकर के इन कई मुद्दों को परेशान हो, परिस्थितियां हो उसका हम बेहतर उपयोग करें। जब हम जैसे कि जिक्र करूंगा कि उसमें न्यूटन के सामने भी स्थिति आई होगी कि बड़े वो डिप्रेशन में हो सकते थे या हो सकते, लेकिन उन्होंने उसका सकारात्मक उपयोग किया और एक अभूतपूर्व नियम ढूंढ निकाला। तो हमारे सामने इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का हम बेहतर उपयोग करें। इन परिस्थितियों में जो बेहतर संभाव्यता हो सकती है उसको ढूंढें। और निश्चित तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन अस्थायी विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, हमें इस विकल्प को स्वीकार करना होगा। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये दौर भी हमको एक नई ऊंचाई देगा, कुछ नया, मानवता को कुछ नया मिलेगा। एक सवाल समाज मिलकर निकालेगा,
और ये बस बच्चे ऑनलाइन ही है, हम एक दूसरे से जैसे आपसे रूबरू हो रहे हैं उसी तरह हम जी फर्क पड़ेगा। जी देखिए बहुत सार्थक चर्चा रही। मैं आप सभी अतिथियों का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रोफेसर पंजाब सिंह जी का, प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी जी का, दीपक मधोक जी का और हरिनारायण चारी मिश्रा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी श्रोताओं, उन सभी यूजर्स का धन्यवाद जो इस संवाद में हमसे जुड़े। हिंदुस्तान फिर जल्द ही एक नए विषय के साथ और अतिथियों के साथ आपसे जुड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।